हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब उसके वो जो हमने पता किया था वो एक निर्वात के लिए पता किया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विदुर आघूर्ण, ठीक है। और उसके कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा दोबारा से रिवीजन करवा सको। क्लियर है बेटा? चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर मैं निर्वात की बात करूं, निर्वात में, ठीक है, निर्वात की मैं बात करूं तो इसको ई नॉट से डिनोट कर दिया। के की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्यू और ये आर स्क्वायर। बेटा ये तो आ गया निर्वात में। अगर मैं माध्यम के लिए बात करता हूं, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए बेटा आपके पास आ जाएगा ई एम इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब बेटा एप्सिलॉन आपने पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास EM, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपके पास, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड में देखिए बेटा, आपके पास ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है? इस ई नॉट की वैल्यू है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास ई एम इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इससे क्या पता लग रहा है, यदि आर की वैल्यू अगर मैं क्या कर देता हूं बेटा, ज्यादा है 1 से, तो EM की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर लेस होगी ई नॉट से, यानी जो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अधिक होगी किससे? माध्यम जब रखा जाता है तब। क्लियर है बेटा? ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव मतलब उसके दो ध्रुव होंगे। कितने ध्रुव होंगे बेटा? 2 ध्रुव होंगे। अब 2 ध्रुव कैसे होंगे? एक तो प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। क्लियर? जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं N और S, वैसे ही किसी भी द्विध्रुव, किसी भी निकाय के 2 ध्रुव होते हैं, पहला प्लस और एक माइनस। चलो हम बात करते हैं उसमें विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव होता है बेटा, किसी भी दो आवेशों को ले लिया, कोई भी दो आवेशों को ले लिया जो कि परिमाण में तो क्या है बेटा, समान है, लेकिन प्रकृति में क्या है बेटा, विपरीत है। जैसे 2 आवेश ले लिए, एक ले लिया मैंने माइनस क्यू और दूसरा ले लिया मैंने प्लस क्यू, और दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पे रख दिया? 2a दूरी पे रख दिया, और मध्य बिंदु इसका मैंने मान लिया O, ये A और ये B। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहूं, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन देना चाहूं, तो क्या दूंगा कि इसकी डेफिनेशन में दूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा बेटा डेफिनेशन? तो सुनिए डेफिनेशन इसकी कि क्या, कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए या एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलो देख लो बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूं। जब दो आवेश जो कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलो देख लो बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूं। जब दो आवेश जो कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, प्रकृति में
विपरीत हो जब दो आवेश जो कि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हो उनको एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखा जाए तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी ऐसे दो आवेश जो परिमाण में तो क्या हो बेटा समान हो, यानी एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, ठीक है, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे रखा जाए तो जो बनेगा निकाय, जो भी निकाय बन रहा है उस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज। फिर हम बढ़ते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है इसकी मैं बात कर रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर, यानी इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लिया, उसका परिमाण ले लेता हूं मैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के जो गुणनफल के इक्वल होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। क्या होगा बेटा उसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी किस मोमेंट पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उसकी मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगी उसकी डेफिनेशन, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं बेटा, जब मैं वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लूं और उसका परिमाण ले लूं और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस का अगर मैं गुणनफल करता हूं तो जो बन रहा है मेरे पास निकाय, उस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी जो हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है, जो भी हमारे पास गुणनफल के बाद आ रही है, राशि आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। क्लियर है बेटा। तो बेटा यहाँ पे किस किस का बोल रहा है वो, दैट इज इसे P से व्यक्त करते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं बेटा, P से, दैट इज P इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, कोई भी एक आवेश ले लिया मैंने Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली 2a, यानी एक आवेश का तो परिमाण ले लिया, यानी इसका कोई भी आवेश हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उसका क्या ले लिया मैंने, परिमाण ले लिया और गुणा कर दिया किससे बेटा, 2a, दोनों के बीच की डिस्टेंस की, तो क्या आ जाएगा 2qa, तो p इक्वल्स टू आ गया 2qa। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, p का SI मात्रक, तो p का SI मात्रक हो जाएगा, आवेश का क्या होता है बेटा, कूलाम, और a क्या है बेटा, डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो डिस्टेंस का होता है क्या बेटा, मीटर, कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी क्या हो गई बेटा, विमा मात्रक हो गया। अगर मैं p की विमा की बात करूं तो p की विमा होती है बेटा आपके पास, आवेश की क्या हो जाएगी बेटा, m0 l0 t1 a1, और m की क्या हो जाएगी, मीटर की हो जाएगी l1, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी इसकी विमा, m0 l1 t1 a1। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आपको,
आपको ये चीज आ गई होगी समझ में। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे जो टॉपिक है वो है विद्युत विद्युत आघूर्ण के कारण या विद्युत विद्युत आघूर्ण के कारण अक्ष तथा निरक्ष स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी हमने वैद्युत विद्युत ले लिया, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी अक्ष और निरक्ष स्थितियों पर क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है, कितनी तीव्रता है वहां पे। तो वो तीव्रता किससे ज्ञात करेंगे, वैद्युत विद्युत आघूर्ण के विद्युत विद्युत के कारण ज्ञात करने वाले। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अब इसमें। पहली स्थिति इसकी है, पहली स्थिति है इसकी अक्षीय स्थिति और दूसरी स्थिति है इसकी निरक्षीय। अब अक्षीय और निरक्षीय होता क्या है वो देख लेते हैं बेटा। मान लो ये आवेश रखा हुआ है -q और ये रखा हुआ है +q और दोनों के बीच में ये मिड पॉइंट हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। अगर इस लाइन की अनुदिश है, अगर A और B यानी -q और +q दोनों इस लाइन के क्या है अनुदिश यानी क्षैतिज में है, तो वो हो जाएगी अक्षीय स्थिति। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहां से लंबवत ले लूं, यानी कोई लाइन पास हो रही है इस मिड पॉइंट से लंबवत, तो वो हो गई निरक्षीय स्थिति। तो ये हो जाती है हमारे पास कौन सी स्थिति, निरक्षीय, और ये हो जाती है बेटा अक्षीय स्थिति। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। पहली स्थिति की बात कर लेते हैं हम, अक्षीय स्थिति विद्युत विद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो पहली स्थिति इसकी आ गई हमारे पास, ये वाली बेटा। ठीक है, तो इस वाली स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। विद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अक्षीय स्थिति में अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया बेटा। सबसे पहले मान लिया बेटा दो आवेश है आपके पास। कितने आवेश हैं, दो आवेश। दोनों को एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 2a डिस्टेंस पे रखा गया है। इस पे है -q चार्ज और इस पे है कौन सा चार्ज बेटा, +q चार्ज है। अब इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे मैं क्या करता हूं, कोई पॉइंट लेता हूं P। कौन सा पॉइंट लेता हूं बेटा, इसकी अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय लाइन पर, अक्षीय रेखा पर एक पॉइंट लेता हूं P, जिस पे मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P पर मैंने एकांक आवेश रख दिया, एकांक धनावेश रख दिया, एकांक धनावेश। ठीक है, अब और इसकी इस विद्युत के मध्य बिंदु O से P बिंदु तक की दूरी ले ली मैंने R। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। तो बेटा B और P के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R - A। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हो जाएगी आपके पास R + A। अब ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R होगी बेटा। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं, ये कितनी हो गई आपके पास, 2a है ना ये टोटल, तो मिड पॉइंट से ले रहा है तो ये कितना हो गया, a। तो अगर इस R में से अगर ये a माइनस करूंगा तो R - A, और अगर इसमें a ऐड कर दूंगा तो R + A। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे प्लस आवेश है तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को किधर धक्का मारेगा, इधर की तरफ धक्का मारेगा। कितना, E1। उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1। ठीक है, यानी ये जो प्लस है, ये प्लस इसको धक्का मारेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ धक्का मारने वाला है। और ये जो माइनस आवेश है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो कितना हो गया, E2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट
कि ये जो आपके पास E1 और E2 है, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो आगे हम बात करने वाले हैं। पहले इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन आपके माइंड में एक बार में ही सेट हो जाएगा, कभी आप ये डेरिवेशन नहीं भूलोगे। तो देखिए बेटा, दोबारा देख लीजिए आप, दो आवेश ले लिए मैंने, माइनस और प्लस, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से 2a दूरी यानी अत्यल्प दूरी पे रखा तो वो हमारे पास क्या बन गया, विद्युत ध्रुव बन गया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, अक्षीय स्थिति हो गई, ठीक है बेटा, ये अक्षीय रेखा हो गई, अक्षीय रेखा पे मैंने मान लिया, और इस O बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु मान लिया, P बिंदु मान लिया। उस P बिंदु पर मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों आवेशों के कारण, माइनस और प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लस आवेश। अब ये प्लस आवेश इस P से कितनी डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्टेंस पे ही है ना, कम डिस्टेंस पे है, तो ये कितना मतलब कितना वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, E1 लगा रहा है, और ये क्या है बेटा, माइनस Q, इसको क्या करेगा, प्लस 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट दूरी क्या है, ज्यादा है, तो कितना हो गया, आ जाएगा आपके पास E2। यानी यहाँ पे E1 की वैल्यू ग्रेटर होगी E2 से, क्यों होगी बेटा, क्योंकि डिस्टेंस मैटर कर रही है। यहाँ पे क्या मैटर कर रही है, डिस्टेंस, यानी यहाँ पे डिस्टेंस इंक्लूड हो रही है कि डिस्टेंस की जिससे ज्यादा है वो क्या होगा बेटा, कम होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आ गई आपको समझ में। उसके बाद सबसे पहले माइनस Q, अब एक एक इंडिविजुअल एक एक आवेश के लिए मैं पता कर लेता हूं वैद्युत क्षेत्र। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कितना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कितना है, E2। क्यों है E2, क्योंकि ये जो माइनस आवेश है इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू माइनस KQ। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, AP, तो ये लिख दिया मैंने AP का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों लिखा मैंने AP का स्क्वायर, क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R, यही पढ़ी थी बेटा। चलो अब यहाँ पे आ गया E2 इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर। अब AP क्या है मेरे पास, AP है AO ले लूंगा मैं प्लस OP, तो ये हो जाएगा A प्लस R, यानी R प्लस A लिख सकता हूं इसे। तो AP की वैल्यू आ गई आपके पास R प्लस A, तो आपके पास E2 आ जाएगा, E2 इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलो ये तो आ गया आपके पास किस आवेश के लिए, माइनस Q के लिए। सेकंड हम बात कर लेते हैं किसके लिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, चलो अब यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो बेटा प्लस Q आवेश के लिए, ये ना प्लस आवेश, इसके लिए तीव्रता कितनी है, E1, तो E1 इक्वल टू कितना, KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, BP स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड। बट BP क्या है आपके पास बेटा, BP इक्वल टू है आपके पास, अगर मैं इस OP में से OB माइनस कर दूंगा, OP माइनस OB, तो हो जाएगा आपके पास R माइनस A। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो E1 इक्वल आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आपके पास आ गया 4, ठीक है बेटा। तो समीकरण 4 आ गया आपके पास, 2 आ गया, 2 तो निकल गए। अब इसका दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो इसका परिणामी निकालूंगा। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, बिंदु, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हो जाएगी बेटा E अक्षीय
बराबर E1 प्लस E2, मतलब जो हमारे पास तीव्रता होती है, परिणामी जो होता है वो क्या होता है, समीशन होता है सबका, बीजगणितीय योग होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका योग कर दिया, यानी उसका योग होता है परिणामी जो जब भी निकालते हैं तो आप क्या करते हो, E1 प्लस E2। अब एक चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे कि E1 की वैल्यू निकाल ली हमने और E2 की वैल्यू निकाली। अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट पुट करना है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ बेटा आपके पास फिफ्थ इक्वेशन। बाकी सब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मिटा रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है। हम इक्वेशन सेकंड को रख लेते हैं और इक्वेशन थर्ड को रख लेते हैं ताकि इजी वे में समझ में आ जाए आपको कि कहां से वैल्यू मैंने पुट की है। चलो बेटा, अब क्या करना है आपको, समीकरण 5, 3 व 2 से। तो बेटा E अक्षीय आ जाएगा आपके पास, वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू है आपके पास KQ अपॉन, क्या था मेरे पास बेटा, सॉरी फोर्थ इक्वेशन ली है ना आपने, 4 ठीक है। तो ये आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपके पास कॉमन है, KQ कॉमन है और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ये कुछ एलसीएम आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे बन रहा है आपके पास, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये बन रहा है बेटा। और इसके टोटल दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दी। ये वाली टर्म तो आप क्या कर दीजिए बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। अब बाकी सारी इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। चलो इसके बाद हम बात करते हैं KQ। तो ऐसे कैसे आ गया मेरे पास, इसका होल स्क्वायर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है मेरे साथ। तो बेटा ये आ जाएगा KQ, ब्रैकेट क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, माइनस प्लस प्लस और माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ra। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा जहां तक मुझे आइडिया है। अब बेटा कुछ टर्म क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, कट रही है, उन्हें क्वांटिटीज को क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए। बाकी जो आपके पास बच रही है वैल्यूज वो रख लीजिए। तो आपके पास आ गया KQ 2QA प्लस 2QA, ये मेरे पास टर्म बच रही है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा KQ सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने 2r है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल q लिया था मैंने, आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये चीज है, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्मॉल q है आपके पास ये चीज, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4ra हो गया मेरे पास, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको मैंने लिख लिया, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2k, r को तो एक जगह लिख लिया, तो 2, इस 4 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 और 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2qa। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहाँ से, वैद्युत विद्युत की जो आघूर्ण पड़ा था उसका
एलिमिनेट करना है, उसको एलिमिनेट करना है, यानी 2qa की जगह में क्या रख दूंगा, डायरेक्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दूंगा। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2krp, क्योंकि आपने p इक्वल टू क्या पढ़ा था, 2qa। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ये आ गई आपके पास अक्षीय, और ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके आगे क्या होगा, चलते हैं इसके आगे। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए, इससे पहले जो मैंने आपको बोला कि उस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू लिख दिया था, उस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू आएगा, बाकी सेम डेरिवेशन सेम है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये आपसे मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है बेटा, अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं उस समस्या का निवारण कर सकूं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे आगे आपके पास, यदि r की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर है a से, तो हमारे पास a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य मान लूंगा। तो अगर a स्क्वायर नगण्य हो गया तो e अक्षीय आ जाएगा आपके पास 2krp अपॉन r की पावर 4। एक r से एक r कट गया, तो 2kp अपॉन r3। ये आ गया आपके पास क्या बेटा, अक्षीय। ठीक है बेटा, अगर ये चीज आ गई आपके पास, तो e अक्षीय आ गया 2kp r3। अब इसकी जो दिशा होगी, e अक्षीय की दिशा होगी, वो किधर होगी, वो इधर होगी, क्योंकि E1 की वैल्यू किससे ज्यादा थी, E2 से। तो E अक्षीय की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ, यानी बाहर की तरफ, यानी किधर से किधर, BP की ओर। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आपके पास अक्षीय स्थिति के लिए भी हम ज्ञात कर लेते हैं। मेरे से एक चीज मिस हो गई है आप बेटा, कि मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नहीं बताई मैंने आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर। किधर होती है बेटा, माइनस से प्लस की ओर, यानी मैंने यहाँ पे लिया था माइनस क्यू और यहाँ पे लिया था प्लस क्यू। तो बेटा जो P की जो दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर। ठीक है बेटा, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। क्लियर है बेटा ये चीज? चलो अब हम बात कर लेते हैं अक्षीय स्थिति की, बात कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक में रह गया था, मेरे से मिस हो गया था ये, तो मैंने इसमें बता दिया है आपको। चलो अक्षीय स्थिति के लिए बात कर ली हमने, अब मैं बात कर लेता हूँ निरक्षीय स्थिति के लिए। तो बेटा निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगी मेरे पास परिभाषा, क्या हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो निरक्षीय स्थिति के लिए भी वही करेंगे हम जो लास्ट अक्षीय स्थिति के लिए किया था हमने। तो बेटा यहाँ पे वही दो आवेश लेंगे, माइनस क्यू, ये तो हो गया बेटा आपके पास अक्षीय स्थिति, और ये प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच में ये ले लिया आपने मध्य बिंदु। अब अक्षीय, इस O बिंदु से कितनी दूरी पे, R दूरी पे कोई बिंदु ले लिया, P ले लिया, और ये इस P पे क्या रख दिया, +1 एकांक धनावेश रख दिया। क्या रख दिया बेटा, एकांक धनावेश। ये प्लस आवेश, ये जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को किधर धक्का मारेगा बेटा, किधर बल लगाएगा, किधर बल लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा। तो उसको मैंने मान लिया E1, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इसके इस प्लस आवेश के कारण इधर की तरफ, और इस प्लस आवेश, ये जो +1 आवेश है, ये माइनस को किधर, इस माइनस क्यू चार्ज को किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये रहा बेटा, ये अब बेटा ये हो गया आपके पास E2। अब इसका परिणामी निकालूंगा, तो परिणामी ये तो इधर हो गई, दो कर्मांक भुजाएं हो गई, इधर और इधर। ठीक है, विपरीत भुजाएं हो गई, तो इसका परिणामी किधर होगा, इसका ये होगा परिणामी सदिश। तो E1 के लिए ये यहाँ पे इसके साथ एंगल बनाएगा थीटा, और ये भी एंगल बनाएगा कितना बेटा, थीटा। अब बेटा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
कि अगर ये थीटा बना रहा है तो थीटा के साथ इसको मैंने r मान लिया, इसको मैं मान लेता हूँ E1 मान लेता हूँ। अगर ये थीटा बना रहा है इसके साथ तो ये जो है आपके पास वो हो जाती थी E1 cos थीटा, मतलब जो थीटा के साथ होती थी वो हो जाती थी E1 cos थीटा। 37 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपने पढ़े थे 11th क्लास में, मैंने बताया भी था 11th क्लास में कि जो हमारे पास 37 घटक होते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जब थीटा के साथ बनता है तो E1 cos थीटा और जब थीटा के साथ नहीं बनता वो होता है E1 sin थीटा, यानी वो किसमें आ जाएगा sin थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखो जो थीटा के साथ बन रहा है वो इधर होगा, वो कितना होगा बेटा आपके पास E1 cos थीटा, सेम एज इसके लिए हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है बेटा, यानी ये हो जाएगा आपके पास ये हो गया, और इधर हो जाएगा E1 sin थीटा और नीचे हो जाएगा E2 sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अच्छा, ये चीज आ गई होगी बेटा डायग्राम से समझ में। इस डायग्राम को अच्छे से आप समझ लेना क्योंकि ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो चलो बेटा हम बात करते हैं अब वही सेम टू सेम -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जो हमने अक्षीय स्थिति में किया था माइनस और प्लस दोनों आवेशों के लिए क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो बेटा E1 आ जाएगा बेटा मेरे पास -kq अपॉन बेटा बीच की डिस्टेंस, इस -q और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है AP, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बेटा AP का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा AP निकालेंगे कैसे, त्रिभुज AOP में। अब AOP क्या है बेटा आपके पास, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज। तो ये तो हो गया आपके पास बेटा, ये कितना था आपके पास 2a, तो ये हो गया आपके पास a और ये भी हो गया a। तो बेटा ये तो हो गया आपके पास क्या लंब और ये हो गया आधार, तो कर्ण निकालना है आपको। तो कर्ण क्या आ जाएगा AP स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। चल अब आगे चलते हैं हम, किस आवेश के लिए निकालोगे, +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण आप निकालेंगे तो E2 वो आ जाएगा आपके पास कितना KQ अपॉन, अब प्लस आवेश के लिए दूरी कितनी है आपके पास BP, तो कितना आ जाएगा BP का स्क्वायर, इसी वही त्रिभुज से, त्रिभुज BOP में। तो बेटा BP का स्क्वायर कितना आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये BP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो E2 स्क्वायर को आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का, यह आ जाएगा समीकरण नंबर आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। तो फर्स्ट हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई और सेकंड आ गई E2 की वैल्यू, यहाँ पे माइनस लगा देना आप क्योंकि यहाँ माइनस के लिए चल रहा है ये। अगर मैं देखूं बेटा, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल है, अगर मैं दोनों का परिमाण ले लूं तो देख लूं यहाँ पे, अगर मैं E1 और E2 का परिमाण ले लेता हूं, E1 और E2 का परिमाण ले लेता हूं, तो मेरे पास सेम वैल्यू रहेगी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अगर परिणाम इन दोनों का समान है तो क्या होगा बेटा, जो वैल्यू है इसकी वो क्या होगी, सेम होगी, तो इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो दिशा इधर हो जाएगी आपके पास कितनी, दिशा ज्ञात करने के लिए अब क्या करोगे आप बेटा, E1 तो इधर है और E2 इधर है, तो परिणाम ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, E1 और E2 को घटकों में विभाजित कर दोगे, E1 में E2 को घटकों में वियोजित करने को, तो दो घटक इसके होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो बेटा ऊर्ध्वाधर जो घटक होंगे, क्षैतिज जो घटक होंगे
तो 37 घटक हो जाएंगे आपके पास क्या क्या, 37 घटक हो गए आपके पास E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। अब बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समान दिशा में है, तथा परिमाण में भी समान है। ठीक है बेटा, यानी परिमाण और दिशा दोनों में क्या है बेटा, समान है। तो बेटा ये जो मिलके क्या करेंगे एक दूसरे के, ये क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक में आपके पास E1 sin थीटा और क्या है E2 sin थीटा। ये क्या है बेटा, दोनों परिमाण में क्या है बेटा, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। क्लियर है बेटा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। कैसे होगी देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो एक दूसरे के क्या करेंगे, प्रभाव को खत्म कर देंगे। यानी एक रस्सी को उधर से खींचा, एक इधर से खींचा, समान फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, समान बल लग रहा है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यानी इस पॉइंट पे इन दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट निकलेगा, परिणामी निकलेगा, वो किधर निकलेगा, 37 की तरफ निकलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समान परिमाण में और समान दिशा में, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर दोनों एक साथ जुड़ गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। अगर दोनों का समीशन हो गया मेरे पास, तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये करना है कि E निरक्षीय बराबर लिखना है आपको E1 प्लस E2, ठीक है। और घटक ले रहे हो आप E1 cos थीटा, तो क्या लिखोगे, E2 cos थीटा। अब आपने ये देखो E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, समान है, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ क्या मैं बेटा, E1 cos थीटा लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 5। यानी आपके पास E1 और E2 क्या है, समान है परिमाण में, तो यहाँ पे आप इनका क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, किसी भी E1 और E2 की जगह एक वैल्यू रख लो, तो ये आपके पास आ गया। तो आपके पास निरक्षीय ये आ गया। अब E1 की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप, तो 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। अब बेटा cos थीटा कैसे निकालोगे, त्रिभुज कोई सा भी ले लीजिए आप, AOP में लोगे तो cos थीटा। अब इसमें से cos थीटा कैसे निकालोगे, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपके पास, a, और ये क्या है आपके पास, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट की हुई है, तो ये आ जाएगा a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि ये तो हो गया आपके पास आधार और ये हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। क्लियर है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2kq अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। और इसका क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी।
तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2k³ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये आ जाएगा a, और इसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2, क्योंकि रूट का कितना होता है बेटा, पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, ये मैंने लिख दिया। चलो अब आगे बात करते हैं हम, ये चीज आ गई होगी आपको समझ में। अब इसमें क्या करना है आपको, इस डेरिवेशन में टू के क्यूब ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब बेटा एक चीज देखिए, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और ये है 1/2। तो बेटा ये 1 प्लस दोनों की आधार क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 3/2 आ जाएगा। तो 2k³ a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब आपने p इक्वल टू पढ़ा था 2qa, अब आपको 2qa दिख रहा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, k तो ऐसे कैसे रहेगा, 2qa, इसकी जगह क्या रख दोगे आप, p रख दोगे। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ये आ जाएगा आपके पास किसके लिए, निरक्षीय के लिए। तो बेटा ये निरक्षीय के लिए आ गया आपके पास। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये चीज आ गई, अब इसका केस ले लीजिए आप। इसका केस क्या आएगा कि यदि r की वैल्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर हो किससे, ज्यादा हो किससे, a से, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। अगर ये a स्क्वायर की वैल्यू नगण्य हो गई तो e निरक्षीय आ जाएगा आपके पास kp अपॉन r स्क्वायर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, kp अपॉन r। ये तो आ गया बेटा आपके पास निरक्षीय के लिए। अब दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आपके पास हो जाएगी बेटा क्या, कि उसके विपरीत दिशा के, किसके विपरीत दिशा के, वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा के क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी दिशा भी मैंने बता दी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा थी हमारे पास माइनस से प्लस q की तरफ, उसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी निरक्षीय के लिए, और अक्षीय के लिए सेम दिशा होगी, जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही क्या होगी बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी। क्लियर है बेटा, ये तो आ गया आपके पास निरक्षीय के लिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो आपने ये पढ़ा था ई अक्षीय के लिए, ई अक्षीय के लिए पढ़ा था 2kp कौन आप, ये फर्स्ट ले लिया और ये मैंने सेकंड ले लिया, kp ये किसके लिए है बेटा, निरक्षीय के लिए। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आपके पास, ये देखो ये वैल्यू दिख रही है क्या आपको, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ जाएगा ये अक्षीय बराबर 2e निरक्षीय। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ई अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बताइए, संबंध बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये अक्षीय क्या है आपके पास 2kp अपॉन r³ और ई निरक्षीय है 2kp अपॉन r³। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है और आपके पास ये आ जाएगा। अगर इन दोनों का अनुपात पूछ लिया गया है तो ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:1, 2:1 इसका अनुपात हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, जहां तक मुझे आइडिया है। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक बचा है आपका क्या, बल आघूर्ण ज्ञात करना। अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रख देता हूं, किस कोण पे रख देता हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रख देता हूं, तो हमारे पास बल आघूर्ण क्या होगा। चलो हम बात कर लेते हैं, उसके बल आघूर्ण की भी बात कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आए हो
ये अगर इन 4 वीडियोस में आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मुझे ये डाउट है सर, कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको डाउट क्लास में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके मैं आपको ये चीज समझा पाऊंगा। क्लियर है बेटा? कमेंट सेक्शन में आपके मुझे डाल देना कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया। क्लियर है बेटा? चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत के कारण बल आघूर्ण। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, बल आघूर्ण की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि बल आघूर्ण क्या होता है बेटा। टॉर्क क्या होता है? बल गुना लंबवत दूरी, यानी बल पे किसी भी वस्तु पे अगर इसके लंबवत क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो वो हो जाएगा बल आघूर्ण। इसको क्या करा रहा है, वो रोटेट करवा रहा है, यानी इसके ऊपर लंबवत बल लगेगा तभी ये वस्तु क्या करेगी, अपनी अक्ष के चारों ओर क्या करेगी, रोटेट करने वाली है। चलो हम बात कर लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने ये ले लिया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे, और एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसको मैंने थीटा कोण पे रखा। कितने कोण पे रखा बेटा मैंने? थीटा कोण पे रखा। ये इसका मध्य बिंदु हो गया O, ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2a। यहाँ पे है मेरे पास कौन सा आवेश बेटा? यहाँ पे -q और यहाँ पे है बेटा आपके पास +q आवेश। अब एक चीज बताइए बेटा, प्लस जो है इस प्लस आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बल किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए किधर होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो EF इक्वल क्या आ जाएगा? QE। कितना आ जाएगा बेटा? QE। अब ये कहां से आया? आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल क्या होती थी? F/Q। तो बेटा अगर F निकालोगे तो क्या आ जाएगा? QE। अब माइनस के लिए किधर हो जाएगा बेटा वैद्युत क्षेत्र, सॉरी बल किधर हो जाएगा? इधर की तरफ, तो वो हो जाएगा F इक्वल टू -QE। अब बेटा आप एक चीज देख रहे हो कि प्लस के कारण इधर है, माइनस के कारण इधर है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को वैसे ही खत्म कर रहे हैं। तो ये इसको घुमाने के लिए क्या लगाओगे? बल आघूर्ण लगाओगे, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुल परिणामी बल हो जाएगा, कुल परिणामी बल हो जाएगा मेरे पास कितना? F कुल बराबर -QE प्लस QE, तो कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया मेरे पास? 0। तो यहाँ पे बल तो कितना होता है बेटा? 0। तो यहाँ पे काम कौन करेगा? बल आघूर्ण काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा? बल आघूर्ण। तो इसके लिए मैंने क्या किया? डैश 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 करके मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला जिसको मैंने नाम दे दिया P, नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। और ये जो BP है इसको क्या बोल सकते हैं? ये थीटा बना रहा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है? लंब होता है, और लंब के लिए जो थीटा के साथ बनता है वो तो क्या होता है? क्षैतिज के लिए, और ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा बेटा आपके पास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या था? 2a sin थीटा। तो ये हो गया आपके पास लंबवत दूरी, और बल कौन सा हो गया? ये हो गया। तो F और ये लंबवत दूरी, यानी बल गुना लंबवत दूरी अगर मैं ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा। तो इसका बल आघूर्ण हो जाएगा मेरे पास बेटा कितना? बल आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? टॉर्क। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टाउ बल आघूर्ण बराबर किसी भी एक आवेश पे जो बल लग रहा है वो ले लीजिए आप। तो मैंने ले लिया कितना? QE ले लिया मल्टीप्लाई लंबवत दूरी, तो क्या हो जाएगा? QE लंबवत दूरी कितनी है बेटा आपके पास? 2a sin थीटा। चलो अब 2a और q को साथ रख लो और a को साथ रख लो, तो बेटा आपके पास टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो कितना हो गया? PE sin थीटा। क्लियर है बेटा ये चीज? यानी हमारे पास टॉर्क आ गया PE sin थीटा। क्यों आ गया? क्योंकि 2QA कितना होता है?
पी, पी को क्या बोलेंगे, वैद्युत विद्युत आघूर्ण, यानी विद्युत विद्युत आघूर्ण किसको बोलेंगे, पी को हम बोलने वाले हैं। क्लियर है बेटा ये चीज। अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं, पी का अगर टॉर्क का मैं सदिश रूप लिखूं तो टॉर्क का सदिश रूप होता है P क्रॉस E। अब बेटा P क्रॉस E क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा ये आ गया मेरे पास, तो ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। क्लियर है बेटा ये चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। अब इस टॉर्क की सदिश रूप है तो इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणावर्त पेज का नियम यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, दक्षिणावर्त पेज का नियम। दक्षिणावर्त पेज का नियम क्या था कि पेज क्या था, दक्षिणावर्त पेज का नियम ये था, ये पेज है आपके पास, ये जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे अब ये रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास जो बलागुण की दिशा होगी, जिधर ये पेज अंदर की तरफ जाएगा इस दीवार के अंदर, मान लो ये पेज दीवार के अंदर जा रहा है तो दीवार की तरफ इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई, किसकी, बलागुण की दिशा हो गई। क्लियर है ये चीज, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको किसी को भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपके बोर्ड क्लासेस के लिए वो न्यूमेरिकल में यहाँ करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 क्लास जो भी होगी आपकी, उसमें मैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा आपके सामने कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों मीडियम के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस डालने वाला हूँ। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इज दैट क्लियर, यस या नो? चल, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके नए चैप्टर के साथ, नए क्यूरीज के साथ अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।